नमस्कार, विदर्भ न्यूज़ मेलघाट स्टूडियो से हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज फिर हम एक बार मेलघाट विधानसभा 41 की चर्चाओं को लेकर आपके साथ में हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत, नमस्कार। तो आज हमारे साथ में है ज्येष्ठ संपादक शकील जी। शकील जी, हम बात करेंगे कि अभी जो कल अंतिम दिन था 4 तारीख, उसमें करीब 15 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और ये पहली बार मेलघाट विधानसभा रणभूमि में 15 उम्मीदवार हम देखेंगे और हमारे साथ साथ मतदाता भी देखेंगे। तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि चुनावी अखाड़े में जो 15 उम्मीदवार है, उनमें भाजपा महायुति के केवल राम काले है और मोतीलाल जी ठाकरे है। उसके अलावा डॉक्टर हेमंत चिमोटे है। उसके अलावा राजकुमार जी पटेल है। तो इनके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसा महायुति भाजपा के केवल राम काले है, उसके बाद में बसपा से जो है वो मोतीलाल जी ठाकरे है। इसके अलावा कांग्रेस की डॉक्टर हेमंत चिमोटे है। प्रहार पक्ष के राजकुमार जी पटेल है। उसके अलावा आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जो है रामकिशोर पटेल जी है। उसके अलावा नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी से शैलेंद्र गावंडे जी है। उसके अलावा अब इसके बाद में पार्टियां जो है वो खत्म होती है, तो अब हमारे पास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तो ज्योति सोलंकी जी है, परवीन मावस्कर है मैदान में, भारती बेटेकर है, महेंद्र पटेल है, रमेश जी तोटे है, राजा राम जी भिलावेकर है, राजेश दहीकर है, विनोद भिलावेकर है और हीरालाल अखंडे। तो ये बार जो चुनावी जो रणभूमि है वो बहुत बड़ी है और काफी बहुत दिलचस्प चुनाव होने के हमको संकेत बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इस रणभूमि का जो है अभी आज का जो मंगलवार का दिन है, हमने ये भी देखा है कि लगभग प्रचार की जो गाड़ियां है, वाहन है, भोंगे है, ये भी आज से शुरू हो चुके हैं। उसमें महायुति के भाजपा के जो केवल राम जी काले है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है डॉक्टर हेमंत चिमोटे है, प्रहार पक्ष के राजकुमार जी पटेल है, इनकी वाहन भी प्रचार प्रसार के लिए शुरू हो चुके हैं। इनके कार्यालय के भी उद्घाटन हो चुके हैं। तो अब जो समय है इनके हाथ में, आज की जो 5 तारीख है, तो 20 तारीख को जो चुनाव होगा, मुझे लगता है 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह के अंदर मेलघाट के हमारे 300 से अधिक जो गांव है, उन तक इन वाहनों का भी पहुंचना और इन वाहनों के साथ साथ उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं का भी पहुंचना मतदाताओं तक बेहद जरूरी होता है। तो ये इन हालातों में आपको क्या लगता है कि मेलघाट विधानसभा में ये 15 उम्मीदवार की जो रणभूमि बनी है, ये जो अखाड़ा तैयार हुआ है, तो इस बार के जो चुनाव परिणाम होंगे या जो उसके नतीजे होंगे, तो वो एक मतदाताओं के बीच में किस प्रकार की हमको देखने को बराबर है। सुलेमान जी, आपने जो कहा है कि विधानसभा मेलघाट जिसमें 15 उम्मीदवार पहली बार विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं, जो अपक्ष के रूप में भी ज्यादा उम्मीदवारों की यहाँ पर भरमार दिख रही है। लेकिन महायुति, महाविकास आघाड़ी और प्रहार जनशक्ति संगठन, ये 3 मतलब दिग्गज आमदार इनको बोल सकते हैं, ये दिग्गज उम्मीदवार है। तो ये 3 लोगों के बीच में तो टक्कर है ही, लेकिन इसके अलावा जो रमेश टोटे जी है, रमेश टोटे ने जो अपक्ष करके जो फॉर्म हो रहा है और उन्होंने जो कामगार के लिए जो काम किया था 2 साल तक के, 2 सालों से वो काम करते आ रहे, तो एक अच्छा उनके साथ में भी मतदाताओं का एक अच्छा जन सैलाब देखने को मिल सकता। और ऐसे में ये जो चुनाव जो रणभूमि इस बार की जो होगी वो बहुत ही दिलचस्प होगी। चलो शकील जी, मेरी एक बात है, ये आपकी भी बात को मैं भी थोड़ा सा विराम देता। इसमें मेरा भी एक सवाल ऐसा था कि जैसा आपने महायुति, महाविकास आघाड़ी और प्रहार को लेकर एक निर्दलीय उम्मीदवार रमेश टोटे के रूप में आपने बताया कि उनका जन्म जाता है, तो मेरा भी एक, जैसा आपने रमेश टोटे जी को निर्दलीय के रूप में इनके नामों के बीच में जो आपने लिया है, तो ऐसा है कि अब ज्योति सोलंकी भी जो काफी समय से हम देख रहे थे सक्रिय थी, उस पर ही आने वाला था कि ज्योति सोलंकी ने भी पिछले 1 साल से जो लोगों के बीच में उन्होंने जनसंपर्क बढ़ाया और एक काफी यानी घरों तक, गांव तक वो जो पहुंचे, तो उसका भी उन्होंने भाजपा से टिकट मांगी थी, लेकिन भाजपा ने किसी कारणवश उनको अपनी उम्मीदवारी नहीं दी और केवलराम काले को उम्मीदवारी दी। तो शायद उन्होंने अपक्ष के रूप में अपना जनमत दिखाने के
लिए अपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को यहाँ पे स्पष्ट किया है। और उनके साथ में भी एक बड़ा जनमत है जो चुनावी समीकरण को पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। हाँ। क्योंकि महायुति, महाविकास आघाड़ी और अपक्ष, ये जो प्रहार जनशक्ति संगठन है, जो पिछले 2019 के चुनाव के अंदर काफी एक लंबी लीड के साथ में विजय हुए थे, तो उनके बीच में इस तरीके के दो उम्मीदवार जो कि रमेश टोटे और ज्योति सोलंकी, उसके अलावा और भी जो 12 उम्मीदवार है, 11-12 उम्मीदवार है, वो उनका भी एक तरीके से कुछ ना कुछ जनमत होगा, तो वो पूरी तरीके से चुनाव समीकरण को बहुत पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। और यूं समझो कि विधानसभा का जो निकाल जो आएगा वो बिल्कुल अल्प मतों में आएगा, बिल्कुल एकदम कम मतों में, यानी विजय होने वाला जो उम्मीदवार होगा वो हारने वाले से बस यूं समझ लो कि 1800 या 1200-1500 ऐसे वोटों के फर्क से वो विजय हो सकता है। शकील जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि ये चुनाव जो विधानसभा का था, इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाले जो हमने जो देखे अभी, तो उसमें सबसे बड़ी बात चौंकाने की ये रही कि जो अंतिम दिन था सोमवार कल, उसमें नामांकन प्रक्रिया में जो वापस जो मैदान से बाहर हुए, उसमें पूर्व विधायक प्रभुदास जी विलावेकर थे और मन्ना दार सिंह। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो अपक्ष के रूप में जो बाहर हुए, अपक्ष के रूप में जो एक नामांकन दाखिल किए थे और फिर चुनावी रेस से बाहर हुए, तो इसको विधानसभा में इसके भी जो परिणाम है वो कैसे होंगे? कारण उसका ये भी है कि ये पूर्व विधायक जो प्रभुदास जी है, इनका भी एक बड़ा जनमत है और मन्ना दार सिंह के साथ में भी एक बड़ा जनमत है। तो इनकी जो मतलब चुनाव से वापसी जो हुई है, तो ये किस करवट जाएंगे या फिर हम बोलेंगे कि किस खेमे में रहेंगे, तो इससे क्या आसार होंगे और क्या परिणाम? सही कहा आपने, क्योंकि इस बार की जो विधानसभा के चुनाव के अंदर जो प्रभुदास विलावेकर ने जो अपनी उम्मीदवारी दाखिल करी थी और मन्ना दार सिंह जो महाराष्ट्र जनक्रांति सेना के रूप में मैदान में उतरे थे और वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। लगातार उनकी यही चाहत थी कि वे उनको कांग्रेस टिकट दे दे, लेकिन कांग्रेस ने उनको ना टिकट देते हुए डॉक्टर हेमंत चिमोटे को दी। लेकिन उन्होंने वापस लेने की तारीख में अपना नामांकन वापस दिया, ये दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन वापस दिया, तो ये आने वाले समय में मेलघाट के चुनावी समीकरण को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि सुलेमान जी, ये दोनों ही जो जाने माने उम्मीदवार है, प्रभुदास जी विलावेकर और मन्ना दार सिंह, जिनके पीछे एक बड़ा जनमत है, तो ये समझो कि ये अब किस करवट जाकर बैठते हैं और कौन से खेमे में जाकर बैठते हैं और किस तरीके से चुनाव समीकरण को पूरा बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। फिर मैं आपको बता देना चाहता कि ये जो मन्ना दार सिंह हो गया, ये पूर्व विधायक प्रभुदास विलावेकर हो गया, इन पर मतदाताओं की भी नजर है। मतदाता इनको देखना भी चाहते हैं कि चुनाव प्रचार में आएंगे क्या। अब ये आएंगे तो इनकी अपनी भूमिका क्या होंगी, किस दल के लिए होंगी, किस पक्ष के लिए होंगी, ये आने वाले समय में बहुत जल्द दिखने वाला है। क्योंकि राजकीय जो विशेषज्ञ है उनका ये बोलना है कि ये दोनों ही चुनावी समीकरण को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ये कब, कहां, किस खेमे में जाकर किसके प्रचार में जाएंगे, किसके लिए प्रचार करेंगे, ये मेलघाट विधानसभा चुनाव के पीछे कारण भी हम तर्क भी देखते हैं। भाजपा नेत्री ज्योति सोलंकी जी है, बिल्कुल सोलंकी जी, पूर्व विधायक प्रभुदास का जो नजरिया है वो अपने पक्ष की एक नेत्री जो अपक्ष के रूप में खड़ी है उसके तरफ भी जाता है या रुझान हो सकता है, वो भी हो सकता है। दूसरी तरफ मन्ना दार सिंह ने ये भी कहा था कि भाई कांग्रेस मुक्त किया जाएगा मेलघाट को, तो वो अपने भले उन्होंने पैर वापस लिया है चुनाव से, लेकिन जो अपनी बात कही थी उन्होंने मीडिया से, तो वो उसकी लिए तो ताकत शायद दिखा सकते हैं। वो कांग्रेस मुक्त अभियान की जो उन्होंने बात कही थी, तो शायद उनका जो मिशन होगा वो कांग्रेस मुक्त किस तरह से किया जाए मेलघाट को, इस पर उनका ज्यादा फोकस होगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये दोनों ही जो उम्मीदवार है और ज्योति सोलंकी जो है अपक्ष के रूप में जो अभी फिलहाल खड़ी हुई है, ये भी चुनावी समीकरण बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। और ये दो जो उम्मीदवार है रेस से जो बाहर हुए और अब वो किस खेमे में जाकर बैठते हैं, ये भी मेलघाट के विधानसभा चुनाव के समीकरण बिगाड़ने में यानी बनाने में, एक तरीके से बिगाड़ने में भी और दूसरी तरफ बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुलेमान जी, ये थी सुलेमान जी और हमारे बीच की चर्चा विधानसभा मेलघाट को लेकर। और अभी जो हमने जो चर्चा की, इसके माध्यम से हमें ऐसा भी पता चला है कि आने वाली 10 तारीख को कुछ राजकीय विस्फोटक होने वाले हैं, कुछ बदलाव आने वाला है। कौन सा उम्मीदवार जिन्होंने उम्मीदवारी वापस ली है वो कौन से खेमे में जाकर बैठते हैं और किसके साथ जाकर वो प्रचार के लिए खड़े होते हैं और किसके लिए वो काम करते हैं, ये भी एक चौंकाने वाली बात होगी, जिसको लेकर हम आने वाले समय में फिर आपके बीच
हाजिर होंगे। तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।